बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है रिपोर्टर्स कॉर्नर और मैं हूं कैसर खान तनोली। नाज़रीन, रिपोर्टर्स कॉर्नर का ये 5वां एपिसोड है जो कि नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से इस प्रोग्राम का करने का मकसद आपके सामने है। पहले मैं कई प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि यहाँ पर रिपोर्टर्स मौजूद होते हैं, यहाँ पर सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद होते हैं और उसके साथ साथ खबर यहाँ से बनती है, खबर निकलती है और ख़बर आप तक पहुँचती है। और कौन सी खबरें कितनी ज़रूरी हैं, इस वक्त मुल्क के अंदर क्या खबरें चल रही हैं, ये सारी आपके सामने हम लोग कोशिश करेंगे उस हवाले से बात कर सकें। आज भी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट का एक पैनल मौजूद है और उसके साथ साथ हम लोग, क्योंकि इकॉनमी की जो सूरत इस मुल्क के अंदर है, सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इस वक्त इकनॉमिक सिचुएशन है इस मुल्क की, उस हवाले से भी बात करेंगे। और पैनल में आज हमारे साथ बड़े सीनियर लोग मौजूद हैं ताकि हम लोग एक जो सही शक्ल है इकॉनमी की वो भी आपके सामने रख सकें और मुल्क की जो हालात हैं और जो आने वाले वक्त में हो सकते हैं वो भी आपको सही तरीके से बता सकें। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं मतीन हैदर साहब। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मेरे उस्ताद भी हैं सर, आपको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया। और आपके साथ मौजूद हैं आमिर भट्ट साहब, हमारे साथ इस प्रोग्राम में से पहले भी शरीक हुए। सर आपका बहुत शुक्रिया, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत और आपके साथ मौजूद हैं मोहम्मद तौसीफ जमान साहब, आप इकोनॉमिस्ट हैं। सर आपको भी वेलकम करेंगे, आपके साथ भी हमने पहले भी कई प्रोग्राम्स किए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मतीन हैदर साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मतीन हैदर साहब, मुल्की हालात आपके सामने हैं और हमने देखा कि बरोज़ जुम्मा और फिर हफ्ता इतवार छुट्टी की वजह से मंडे को हमने फिर देखा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई। 2 रोज़ा ये डिस्कशन हुई, इसके अंदर बड़े अहम ज़िम्मेदार लोग उसके अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद कुछ फ़ैसले लिए गए। अब वो फ़ैसले आपको पता है क्या हैं? दहशतगर्दी से निपटना है, मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करना है, बहुत सारी जो इकनॉमिकल चैलेंजेस हैं उसको भी फेस करना है और उस अच्छे तरीके से निकलना है। कितना लगता है आपको, कितनी उम्मीद है कि चीज़ें जिस तरह से प्लान की गई हैं वैसे ही हम लोग कर पाएंगे या डामाडोल है सूरत हाल? जी, पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदु करने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जिस तरीके से चीज़ें प्लान की गई हैं और आपने जो रेफरेंस दिया कौमी सलामती कमेटी का, वो आला तरीन फ़ोरम है जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्लिक फ़ैसले किए जाते हैं। और जो एलामिया जारी किया गया उसमें ये चीज़ थी कि इकनॉमिक सिचुएशन यानी माशी सूरत हाल और कौमी सलामती ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। तो तवक्को तो ये की जाती है कि जो माशी सूरत हाल के बारे में जो डिस्कशन हुई है उस पर यकीनी तौर पे अमल दरामद होगा। कुछ बाज़ इंतहाई अहम दूररस फ़ैसले किए जाएंगे और वो अब क्या फ़ैसले होते हैं, कब तक होते हैं, लेकिन कौमी सलामती कमेटी के फ़ैसलों की रोशनी में जिस डायरेक्शन पे भी, जिस रुख पे भी आगे मौशी एतबार से हमें लेके जाना है उसका फ़ौरी तौर पे तयन करना होगा। अगरचे के दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की मंजूरी दी जा चुकी है, लेकिन कोई भी बड़ा फ़ौजी ऑपरेशन जो है अगर वो शुरू किया जाएगा तो उसके लिए भी आपको एक खातिर खा रकम आपको चाहिए होगी। तो इस वक्त पाकिस्तान की जो इकनॉमिक सिचुएशन है वो इंतहाई गंभीर है और उस हवाले से मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ बातचीत चल रही है। लेकिन हम बार बार IMF के पास जाना, अमेरिका के पास जाना, सऊदी अरब से पैसे लेना, हमें डोमेस्टिकली अपनी इकनॉमिक सिचुएशन को ख़ुद बेहतर बनाना है। हमें अपनी एक्सपोर्ट्स पे तवज्जो देना है। यकीनी तौर पे तौसीफ साहब भी बैठे हैं, आप जिस भी इकोनॉमिस्ट से बात करेंगे, ट्रेड एक्सपर्ट से बात करेंगे, वो कहेंगे भाई आपकी एक्सपोर्ट्स, और एक्सपोर्ट उस सूरत में बढ़ सकती है जब आप उनको इंसेंटिव देंगे, जब जो है बिला तात्तल आप अफोर्डेबल एनर्जी इंडस्ट्रीज़ को आप दे सकेंगे और इंडस्ट्रीज़ की जब आउटपुट बेहतर होगी तो फिर आपको उसके लिए मार्केट्स एक्सप्लोर करनी है और उसके लिए हमारे सफारतखाने, हमारे ट्रेड ऑफिसर्स, आपको अफ्रीका में मंडीज़ नई एक्सप्लोर करनी है, अमेरिका में आपको अपनी एक्सपोर्ट्स को बेहतर बनाना होगा। IT की एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की बढ़ रही हैं, तो जब तक आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं होंगी, आपकी इंडस्ट्री पे फोकस नहीं होगा, आपकी माशी जामिया माशी इस्लाहात का जब तक आप शुरू नहीं करेंगे तो महज कर्ज़ों के ऊपर के जी आज सऊदी अरब से $3 अरब और मिल जाएंगे, IMF से और मिल जाएगा, पैसे तो मिलते रहेंगे, आपकी ज़रूरत पूरी होगी, लेकिन उसको रिटर्न करने के लिए आप क्या इनकम जनरेट कर रहे हैं? सिर्फ महज शहरियों के ऊपर टैक्स लगा देने ही सही आप के ख़जाने में पैसे जमा आर्जी तौर पे तो हो जाएंगे, लेकिन आवाम माशी एतबार से कुचल दी जाएगी। तो टैक्स लगाना ख़जाने को भरने का एक शॉर्टकट तरीका तो हो सकता है, लेकिन इससे अवाम में एंगर होगा। हमें अपनी एक्सपोर्ट्स पे तवज्जो देनी होगी, हमें गैर मुल्की सरमायाकारी लानी होगी। इन तमाम इक़दामात से ही मुल्क की जो मईशत है वो कुछ हद तक बेहतर हो सकती है।
अब बिल्कुल मुकम्मल तौर पे उसकी स्टेबिलिटी की बात करना वो तो बहुत दूर है। मतीन साहब, जो बातें आपने की बिल्कुल ये तो वो एक आइडियल सिचुएशन, हम लोग ऐसे करेंगे तो ये चीज़ें सारी बेहतर हो जाएंगी और सारी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, जिस तरह से हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर बातचीत हुई। लेकिन मामला ये है कि ये चीज़ें हमें होती नज़र इसलिए नहीं आ रही कि हमारे मुल्क की हालात आपके सामने हैं, जो मईशत सियासी के अदम इस्तेहकाम। सियासी अदम इस्तेहकाम भी है, उसके जी। साथ हमारी जो इंडस्ट्री के हालात हैं वो भी आपके सामने हैं। हमारे पास चॉइस कोई और नहीं है। हमने अगर गैर मुल्की कर्जे वापस करने हैं या मजीद कर्जे नहीं उठाने हैं, तो उसके लिए अपनी पैदावार को बढ़ाना होगा, पैदावारी जी, सलाहियत को अपनी बढ़ाना होगा। बिल्कुल डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बेहतर लेकिन करना उसके है। लिए हमारे पास कोई प्लान नहीं है। हुँ। अभी जो मुल्की हालात आपके सामने हैं, तो सिर्फ आपको लगता है कि बातचीत के ज़रिए या मामलात को आपस में बैठ के डिस्कस करने से चीज़ें बेहतर होंगी? उसके लिए हमें कोई बड़े इक़दामात भी उठाने होंगे। हमारे मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम है और यही सबसे बड़ी वजह है शायद कि हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। उसको जी। ख़त्म करने के लिए हमें क्या जी, करना उसके है? लिए देखिए इस नुक्ते से पहले मैं ये बता दूं कि किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना ना करना हमारा मुद्दा नहीं है, लेकिन मौजूदा हुकूमत का जो चार्टर ऑफ इकॉनमी की जो उनकी वो जो बात हो रही है वो इस वक्त सबसे बेहतरीन है। और ये मुल्क है, मुल्क की माशी सूरत हाल है, तो तमाम स्टेक होल्डर्स जो है वो तभी अपने तमाम तर मामलात को आगे चला सकते हैं। तो इसका वाहिद सलूशन ये है कि चार्टर ऑफ इकॉनमी पे इमरान खान साहब को भी आना चाहिए। गवर्नमेंट पहले ही ऑफ़र कर चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी अपोजिशन जमात PTI इसके ऊपर राज़ी नहीं हो रही। और आपके नुक्ते की मैं तायद करूँगा कि बजाय किसी सुलह की जानिब, रिकन्सिलिएशन की जानिब, इमरान खान साहब ने कल जो है वो वाइट पेपर ऑन इकॉनमी जारी कर दिया। इसका मतलब है कि वो किसी सुलह के मूड में नहीं है। वो हुकूमत की इकनॉमिक परफॉर्मेंस को एक्सपोज कर रहे हैं। हुकूमत चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात कर रही है, तो ये जब तक सियासतदान मिल बैठ के एक मुत्तफ़िका मुआशी लाए अमल जिसे चार्टर ऑफ इकॉनमी कह रहे हैं, उसके ऊपर मुत्तफ़िक नहीं हो जाते। सिर्फ पॉलिटिशियंस को नहीं इस पे मुत्तफ़िक होना, बल्कि आपके जो ट्रेड के लीडर्स हैं, आपके इंडस्ट्री के बड़े बड़े लीडर्स हैं, आपकी जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स है, आपके बड़े एक्सपोर्टर इंपोर्टर, सबको बुला के एक मुत्तफ़िका डॉक्यूमेंट होगा। और हमें डॉलर की जो स्मगलिंग है उसे रोकना है, और हमें उसके साथ साथ बाकी जो चीज़ें जो ग्रे एरियाज़ है इकॉनमी, उनके फौरी तौर पे तवज्जो देनी है। तो चार्टर ऑफ इकॉनमी इज़ दी ओनली सोल्यूशन टू ओवरकम द इकनॉमिक चैलेंज। आमिर भट्ट साहब, आपकी तरफ बढ़ेंगे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाद 2 रोज़ा ये सिलसिला जारी रहा, 2 दिन ये बातचीत होती रही, और कल हमने देखा कि जो कैबिनेट मीटिंग थी उसके बाद हमारे वज़ीर दिफा ने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी खड़काई और उन्होंने कहा जी कि हमने कुछ फैसले किए और उसके ऊपर अमल दरामद करवाएंगे। वो फैसले आपके सामने जो उन्होंने किए, आपको लगता है कि इंप्लीमेंट हो सकते हैं? और उन्होंने एक बात और की कि तमाम तर जो मुल्की जो ताजर बरादरी है वो ऑन बोर्ड थी, हमने उनसे मीटिंग की, उनकी मर्जी के साथ ये फैसले हुए। आज ही बड़ी तादाद ताजर बरादरी की इसी नेशनल प्रेस क्लब में एहतजाज कर रही है, तो कैसे फैसले हो गए? जी बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया साहब। पहली बात तो ये कि आपने मुझे 2 असातिज़ा के दरमियान बिठा दिया। मुझे तो आज इनकी गुफ्तगू ज़्यादा सुननी है, लेकिन आपने जिस पॉइंट की तरफ इशारा किया है वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि हमने ये मुशावरत के साथ तय किया है, लेकिन पाकिस्तान की तमाम ट्रेडर्स बरादरी जो है, जो ताजर बरादरी है, उन्होंने इस फैसले को जो है वो मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा कि हम इसको कबूल नहीं करते। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने कोई कंसल्टेशन नहीं की इनके साथ, अदारों के साथ, ना चैम्बर्स के साथ, ना ट्रेडर्स एसोसिएशंस के साथ, किसी ने बल्कि तमाम ना जिनका उन्होंने रेफरेंस दिया, किसी से तो कोई बात की होगी। देखिए, मेरा ख्याल है कि अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान की ताजरों की, वो इसको पहले मुल्क की मीशत जो है वो आज जैसे डामाडोल है और इंतहाई बुरे हालात हैं। ये कहने की बात नहीं है कि मीशत पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन हालात से इस टाइम हम गुजर रहे हैं, लेकिन ये है कि इसलिए इसमें जितने स्टेक होल्डर्स के हैं उसके साथ बाकायदा मुशावरत नहीं की गई। अभी भी जिस टाइम कि हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो हमारे प्रेस क्लब के अंदर ताजर का एक ग्रुप जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है इसी फैसले के ख़िलाफ़ कि जी हमारे से मुशावरत नहीं की गई। जब तक आप स्टेक होल्डर्स को मुशावरत में शामिल नहीं करेंगे उस वक्त तक आपके जो फैसले हैं वो बेहतर और अच्छे नताइज नहीं दे सकते। तो कैसे आगे बढ़ेंगे? मुझे तो परेशानी होती है सारे हालात देख के। ये गवर्नमेंट जो है, PDM की जो इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत है, ये कहती है कि पिछले 3.5 सालों में इतना बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कि हमें चीज़ों को सुधारने में वक्त लगेगा, जबकि 3.5 साल वो ये कहते रहे कि पिछली हुकूमतों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, हम लोग बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हालांकि 3.5 साल इस मुल्क की आवाम के लिए वो भी इतने अच्छे नहीं थे, लोग बिलबिला रहे थे, मुश्किल में थे, परेशानी में थे, लेकिन जो अभी हमने 7-8 महीने गुजार दिए, ये उससे कई गुना ज़्यादा है। तनौली साहब, ये एक समझ लें कि एक आदत सी बन गई है कि हर हुक्मरान अपने से पीछे जो जाने वाली हुकूमत होती है ना उसको मोरल इल्ज़ाम चढ़ता है। आज पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, जो पिछले 75 सालों में आज हम जहाँ पर पहुँचे हैं उसका ज़िम्मेदार 3.5 साल को करार नहीं दिया जा सकता। माजी की तमाम हुकूमतें, खा वो जमहूरी हैं या गैर जमहूरी, वो सब इसके में बराबर की ज़िम्मेदार हैं और उनको बराबर उनका रोल है। प्रॉपर मुआशी पॉलिसियाँ ना देने की वजह से इस मुल्क के अंदर
आपका मुल्क, खुशकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। दोनों मेरे एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस बात से जो है वो इत्तफ़ाक़ करेंगे कि ज़राअत एक ऐसा शोबा है जो पाकिस्तान की इकानमी को बेहतर बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है। बदकिस्मती की बात यह है कि हमने आज तक अपनी ज़राअत को, जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री को खाम माल प्रोवाइड करती है, उसको ख़ुद हमने इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया। कितनी बदकिस्मती की बात है कि हमारी एग्रीकल्चर आज भी उस पॉइंट पर नहीं है कि हम उसे इंडस्ट्री नहीं समझते, हालांकि पाकिस्तान की मेजॉरिटी इंडस्ट्री को खाम माल आपकी ज़राअत से जाता है। सो जब तक आप अपने मुल्क के अंदर जो वसाइल हैं उनको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनको बेहतर अंदाज से यूटिलाइज़ नहीं करेंगे और उसके लिए पॉलिसियाँ मरतब नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान की मईशत इसी तरह डामाडोल होती रहेगी। तौसीफ़ ज़मान साहब, कैसे हैं सर आप? बातें सुनी आपने और बेहतर सारे मामलात को समझते हैं, और इकनॉमिक सिचुएशन इस मुल्क की जो है आपने ज़ाहिर बातें पिछले अदवार भी देखी होंगे। इस वक्त क्या सिचुएशन है, और आपको लगता है कि कोई हम लोग अच्छी खबर देने की पोजीशन में है, या 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने से साल बाद कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी? और हमारे हुक्मरान सच नहीं बोलते, ये बात दुरुस्त है ना? अगर सच बोलना शुरू कर दें तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इसके 3 पर्सपेक्टिव्स हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले, जब जो मौजूदा हुकूमत है इसने पीटीआई की हुकूमत के ख़िलाफ़ जब प्रोटेस्ट शुरू किया तो उनका स्टांस ये था कि महंगाई हो गई है। जी जी। वहाँ से और जहाँ पर आज हम खड़े हैं, अगर वही एथिकल डिनोमिनेटर्स हैं तो इस हुकूमत को किसी और चीज़ की बात नहीं करनी चाहिए, वापस घर चले जाना चाहिए। सिर्फ एथिक्स की बात कर रहा हूँ जी। जी जी, ऐसी। ठीक है कि जिन एथिकल ग्राउंड्स पे आपने कहा कि जी महंगाई हो गई है और इस हुकूमत को घर जाना चाहिए, तो आज जहाँ पे माशी हालात ये ले आए हैं, इन्हें वैसे ही घर चले जाना चाहिए। दूसरी, इन्हें किसी से बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी चीज़ आ जाए कि जी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की, कोविड के दिनों में पाकिस्तान ने टेक्सटाइल में 1600 अरब डॉलर की मशीनरी इंपोर्ट हो रही थी, ये फैक्ट है। आज आप फैसलाबाद चले जाएं तो वहाँ पे 5 लाख अफराद से ज़्यादा बेरोज़गार हैं। आधी से ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। कल का इन्होंने एक माशी फ़ैसला किया है कि जी अद्वियात सस्ती की जाएंगी। आपको पता है 850 में से रोज़ाना हर जो है आपको रोज़ाना एक फैक्ट्री बंद हो रही है, 2 फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। महीने में 10 से 15 फैक्ट्रीज टेक्सटाइल की, फार्मास्यूटिकल की बंद हो रही हैं। किसी स्टेक होल्डर को बोर्ड पे नहीं लिया गया। जब आपके वज़ीर दिफा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि मुल्क की मईशत पे, तो इससे बड़ा मैं समझता हूँ इस मुल्क के साथ लतीफ़ा नहीं हो सकता कि नहीं, जब उसमें वो जाहिर बात है कि दफाई अमूर भी डिस्कस हुए ना, दो रोज़ा जो ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि हमारी मईशत जो है वो फ़ौज ही चला रही है, बाकी सिविलियंस जो है फिर वही, इट्स अ लॉन्ग ओवर ड्यू डिबेट कि इकॉनमी किसने चलानी है। अगर फ़ौज ने हुकूमत चलानी है, वज़ीर दिफा ने प्रेस को जो मईशत को ठीक कर दे, तो फिर ठीक है, वो लोग करें। जो जहाँ से जो पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के जा रहे हैं वो जा लें, वो एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, वो हर चीज़ में, तो फिर उसका कर ले चीज़ों को। लेकिन अगर हमने इस मुल्क को सस्टेन करना है, एक तो जो हमारा मुल्क बचा हुआ है उसकी एक वजह यह है कि हमारी बेशुमार अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी, ये सबसे इम्पोर्टेंट, जिसकी वजह से हम लोग बचे हुए हैं। तो ये कब तक जो चलेगा? जो अगर हमने इस चीज़ को कंटिन्यू करना है तो 2 चीज़ फंडामेंटल्स हमें एब्सोल्यूट क्लैरिटी होनी चाहिए कि दुनिया की हम 2 अजीम ताकतों के दरमियान हम इस आस और इंतज़ार में है कि हमारा कोई बाहर से मुल्क मदद करने आएगा। यकीन रखिए, यकीन रखिए, यकीन रखिए, दुनिया के किसी मुल्क को आपकी फलाह से कोई गरज नहीं है। जो आज की इकोनॉमीज़ जिसमें हम रह रहे हैं उन्हें पॉलिटिकल इकोनॉमीज़ कहते हैं, जो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात अपने अपने इंटरेस्ट को सामने रख के किए जाते हैं। जब हम निगोशिएटिंग टेबल पे बैठते हैं एज ए पाकिस्तानी, हम पता नहीं पाकिस्तान के इंटरेस्ट कहाँ भूल जाते हैं। आपको मैं फिर मिसाल दूंगा कि हमारे जिस मुल्क से शहद से ज़्यादा मीठे ताल्लुकात हैं, पहाड़ों से बुलंद दोस्ती है, गहरे पानियों से ज़्यादा गहरा रिश्ता है, उसके साथ हमारा एक मुआहदा सेंधक का हुआ है। सेंधक जिसका मुआहदा जो है वो कॉपर का किया गया है और वहाँ पे गोल्ड मौजूद है, और जो वहाँ पे सर्टिफाइंग एजेंसी है कि यहाँ से क्या जा रहा है, उसे कानूनी तौर पे उसके हाथ पैर बांध के
मोहताज कर दिया गया है कि आपने कॉपर के अलावा यहाँ से कोई और चीज़ की इनपुट नहीं देनी, कोई और टेस्ट नहीं करना। अगर हम वहाँ से बग़ैर किसी हिसाब के दुनिया की दूसरी बड़ी आर्ग्यूएबल सोने की माइन से सोने को जाने दे रहे हैं और पिछले दहाइयों से दे रहे हैं, तो इसमें कसूरवार मैं समझता हूँ हमारी आवाम भी है, हमारे हुक्मरान भी है। बातें कहाँ कौन बताता है? तो सीफ साहब, ये तो बहुत सारे लोगों को इल्म ही नहीं है। जब इस तरह के मामले हैं तो फिर पूरी कौम वाजिब गुनाह है, वाजिब इल्ज़ाम है। हम इस चीज़ के वाकई काबिल लायक हैं कि जिस इकनॉमिक कंडीशन में हम जा रहे हैं, जब हम मुआहदे करते हुए अपने तगड़े मुआहदे, और उसमें किसी दूसरे मुल्क का कसूर नहीं है, हरगिज़ नहीं है। मेरे एक गैर मुल्की दोस्त से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें बताया आपने क्या मुआहदा किया, कहते हैं आपकी हुकूमत ने किया है। बिल्कुल ऐसी। तो सीफ साहब, यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, हमारे साथ बड़ा तगड़ा पैनल मौजूद है और हम गुफ्तगू कर रहे हैं जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उस वाले से भी, और जो इकनॉमिक सिचुएशन है इस वक्त उस वाले से भी बातचीत हो रही है। आप लोग देख रहे हैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से प्रोग्राम रिपोर्टर्स कॉर्नर। एक ब्रेक से वापस आते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद प्रोग्राम है रिपोर्टर्स कॉर्नर। हम लोग मौजूद हैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में। तौसीफ ज़मान साहब बड़ी गहरी बातें कर रहे थे। मैंने कहा कि आवाम को तो बहुत सी चीज़ों को पता ही नहीं होता। आवाम तो इस वक्त रोटी, दाल, चीनी और आटे के भाव में ही फंसी हुई है। उनको मामलात ही नहीं समझ आ रहे कि किस तरह हमने जाना और क्या करना है, कैसे 2 वक्त की रोटी पूरी करनी है, अपने बच्चों को कैसे हमने स्कूल भिजवाना है, उनकी फ़ीसें कैसे अदा करनी है। और मेडिसिन की बात की तो हर घर में 1-2 लोग आपको बीमार मिलते हैं, तो उनकी तो अद्वियात ही पूरी नहीं हो रही। मतीन साहब, मैं आपकी तरफ बढ़ूँगा। फिर बात शुरू हो गई है कि हमने दहशतगर्दी को रोकना है, दहशतगर्दों का जो है ना कला कमा करना है। तो ये दहशतगर्दी कहाँ से आ गई, क्यों आ गई, इसके पीछे महरक़ात क्या हैं? जी, बड़ा ही सेंसिटिव सवाल है और बड़ा ही अहम सवाल है कि दहशतगर्दी कहाँ से आई और इसके पीछे कौन है। इसके पीछे जहाँ से ये आ रही है वो आपको पता है कि हमारा एक हमसाया मुल्क है अफ़गानिस्तान, वहाँ पे दहशतगर्दों के महफूज ठिकाने, और इससे पहले हुकूमत पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात कर रही थी आज से 1 साल पहले तक, और वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। कुछ गिव एंड टेक थे, यानी कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद के ऊपर, तो कुछ मामलात इसी तरह बिगड़ते चले गए। और उसके बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने फिर इनिशियली एक स्टेटमेंट जारी किया कि हमारे मुज़ाकरात जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और अब हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐलान जंग करते हैं। आपका ये कहना है कि इसके पीछे कौन है? इसके पीछे दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हैं। एक बड़ी वजह मैं आपको कल के हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान कुछ नहीं है, एक फितना है, और तहरीक जो तालिबान है अफ़गानिस्तान के वो एक हकीकत है और उनकी एक तारीख़ी हकीकत मौजूद है, उनकी एक हैसियत मौजूद है। जबकि बहुत सी जगहों से ये सुनने को मिलता है और ये नज़र भी आता है कि TTP और तालिबान एक सिक्के के 2 रुख हैं। तो ये कल का जो स्टेटमेंट है इसको आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, ये अगर वो ये कह रहे हैं कि अफ़गान तालिबान एक हकीकत है तो ये बिल्कुल बात सही है कि वो हकीकत है। और आपने ये जो कहा कि एक सिक्के के 2 रुख हैं, वो बिल्कुल जो इस वक्त रियलिटी है वो यही है कि इस वक्त अफ़गान तालिबान जो हैं वो कई दिहाइयों तक तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ नज़रियाती एतबार से वो जुड़े रहे। यानी 1995 में तालिबान की इस मूवमेंट का क़याम अमल में आया, उसी से एक ग्रुप अफ़गान तालिबान का बना और एक पाकिस्तान में। तो अब जब तक पाकिस्तान अफ़गान तालिबान को कन्विंस नहीं कर लेता, उनको इस चीज़ पे जो है वो बावर नहीं करा लिया जाता कि जी आपने जो कमिटमेंट की थी कि आपकी सरजमीन दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, और ये अब ये सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो तालिबान को कंक्रीट एश्योरेंस देनी होगी अफ़गान तालिबान को, और इस बात को यकीनी बनाना होगा कि जो अफ़गान सरजमीन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। अभी जो इतलात आ रही हैं कि अगर पाकिस्तान TTP के ठिकानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगा तो वो बॉर्डर तो एग्जैक्टली मार्क नहीं है, तो कुछ हमारी फोर्सेस जो हैं वो उस तरफ भी जा सकती हैं। उसके ऊपर तालिबान की वार्निंग है, हम पाकिस्तान के खिलाफ, जी बिल्कुल, कि अफ़गानिस्तान की वार्निंग है कि हम उसका जवाब देंगे। इस वक्त वेस्टर्न बॉर्डर्स पे, मगरबी सरहदों पे सिक्योरिटी की इंतहाई कशीदा सूरत हाल है। हमारी मिलिट्री और हमारे कौमी सलामती के अदारे सर जोड़ के बैठे हुए, ऑपरेशन की निटी गिटी तय हो रही है कि किस एतबार से करना है। और सिचुएशन में आपके नाजरीन को
आपके तवसत से यही बता दूं कि एक इंतहाई गंभीर सिक्योरिटी की सूरत हाल है और इतना आसान नहीं होगा इस ऑपरेशन को लॉन्च करना। TTP के पीछे इस वक्त जो फाइनेंशियल और जो मिलिट्री की सपोर्ट है वो उसके पीछे कौन है वो भी बात ढकी छुपी नहीं है। उसमें इंडिया की इंटेलिजेंस है जो अफगान जो TTP को सपोर्ट कर रही है, ठिकाने इनके वहाँ पे मौजूद हैं। तो हम इस वक्त अगर दो बड़ी ताकतों के दरमियान है तो हम इस वक्त दो बड़े दुश्मनों के दरमियान भी घिरे हुए हैं। एक तरफ अफ़गानिस्तान है और दहशत गर्द हैं और दूसरी तरफ इंडिया है जो उन दहशत गर्दों को सपोर्ट कर रहा है। और आपने इकॉनमी की बात की, जब ये सिक्योरिटी के हालात रहेंगे, आज अभी तकरीबन 15 मिनट पहले जो तहरीक तालिबान का जो स्टेटमेंट आया है वो इंतहाई तशवीशनाक है। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ हमले करने का ऐलान किया गया। ये सिचुएशन होगी तो तनोरी साहब आप ख़ुद देखें कि माशी सूरत हाल कहाँ जाएगी। इन्वेस्टर का क्या एक ऐसी स्टेट के ऊपर जहाँ पे जो मुल्क हालत जंग में हो, जहाँ पे तालिबान दंदनाते फिर रहे हो, तो कौन यहाँ पे सरमाएकारी करेगा, कहाँ से इन्वेस्टमेंट आएगी। जो इन्वेस्टर पहले मौजूद है, जो तौसीफ साहब इशारा कर चुके हैं कि हर शोबे की जो इंडस्ट्री है वो ग्रेजुअली क्लोज़ हो रही है। इन्वेस्टर और इंडस्ट्रियलिस्ट अपना सरमाया क्लोज़ करके मुल्क से बाहर जा रहे हैं। इकोनॉमिक सिचुएशन हमारे सामने है और इस इकोनॉमिक सिचुएशन में जहाँ पे हम लोग, मैंने अभी पहले कहा कि दाल रोटी के मामलात में फंसे हुए हैं, तो अगर हमने कोई बड़ा ऑपरेशन शुरू करना पड़ता है तो ये पैसे कहाँ से आएंगे, कौन खर्च करेगा? जी, ये पैसे जिस तरह मैंने पहले भी बताया आपको, अपने इसी बजट और इन्हीं हालात से आपको निकालने होंगे। और उसके अलावा तो मुझे बिल्कुल तौसीफ साहब भी पहले कह चुके हैं कि कोई और मुल्क हमें इस सिचुएशन से निकलने के लिए कोई जिसे कहते हैं टकापाई देने को तैयार नहीं। 9 जनवरी को डोनर्स कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, अमेरिका की तरफ से एक उसके स्टेटमेंट उस आया था हवाले कुछ से रोज भी पहले कि हमें हर कोई तरह से उम्मीद आपकी नहीं। मदद की जाएगी। अगर आपको किसी जगह पे कोई बॉर्डर सिचुएशन में कोई आपके लिए मसाइल उसमें पैदा होते हैं, तनोली आपकी साहब मदद की अमेरिका जाएगी। के अपने इंटरेस्ट हैं। अगर अमेरिका ये कह रहा है मैं बस आपसे कि यही आपकी आपसे सुनना मदद चाह की रहा हूं। जाएगी तो उसमें अमेरिका के अपने इंटरेस्ट हैं। अगर अमेरिका पाकिस्तान के साथ कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग करेगा, कोई टेक्निकल इंफॉर्मेशन की शेयरिंग करेगा, कुछ भी करेगा, अगरचे कि इस वक्त अमेरिका के ठिकाने अफ़गानिस्तान के अंदर नहीं है, लेकिन वो किस नौयत की आपके साथ असिस्टेंस करेगा, क्या खुफिया मालूमात का तबादला होगा। अगर खुफिया मालूमात का तबादला होगा तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका को अफ़गानिस्तान के सिक्योरिटी लैंडस्केप के बारे में, वहाँ टेररिस्ट के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन है। तो फिर बातें किसी और तरफ निकल जाएंगी। तो ये अगर आपको असिस्ट करेंगे तो आपसे बड़ा अहम काम लेंगे भी वो। ये वन साइडेड असिस्टेंस या कोऑपरेशन नहीं होगा इन फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। इस वक्त हमें अपना बजट खुद जनरेट करना होगा, इसलिए कि जब तक हम टेररिस्ट को यहाँ से क्लीन नहीं करेंगे, सफाया नहीं करेंगे, माशी सूरत हाल, गैर मुल्की सरमायाकारी, टूरिज़म, इन्वेस्टमेंट, ये तमाम तर चीज़ें एक तस्वर बन जाएंगी। और जो कुछ है थोड़ी बहुत गैर मुल्की सरमायाकारी, इस बढ़ती हुई दहशत गर्दी के बायस आपने ख़ुद देखा कि 10 के करीब इंतहाई अहम तरीन मगरबी ममालिक ट्रेवल एडवाइजरी जारी कर चुके हैं, और वो सिर्फ इसी सूरत हाल के बायस। तो हमें फौरी तौर पर सिक्योरिटी चैलेंज से निपटना है, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, चाहे हमें अपने अंदर से ही उसका बजट जनरेट करना है, ये जनरेट करना होगा, चूँकि सिक्योरिटी एंड टेररिज्म सिचुएशन इज़ क्लोजली लिंक्ड विद द इकनॉमिक स्टेबिलिटी। आमिर भट्ट साहब, बिल्कुल ऐसे ही है कि अमन के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। पॉलिटिक्स नहीं हो सकती, बिजनेस नहीं हो सकता, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, और मुल्क की हालात बेहतर तरीके से नहीं चल सकते। हमारी ये PDM की जो हुकूमत है, ये PDM के लोग इकट्ठे किस लिए हुए थे, इनका मकासद क्या थे? इनको लगता नहीं था कि आने वाले दिन इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे, इनकी सियासत मुश्किल में पड़ जाएगी? रियलाइज़ करते हैं वो भी, लेकिन किस सोच के तहत, किस नज़रिए के तहत आए थे? देखिए, जहाँ तक आपने PDM की हुकूमत की बात की, तो एक स्टेटमेंट ये भी आ चुका कि हमें अंदाज़ा नहीं था कि सूरत हाल इतनी गंभीर है, कि वो शायद बाहर बैठ के उनको इतना अंदाज़ा नहीं था कि सूरत हाल कितनी गंभीर हो चुकी है। यहाँ वो जानबूझ के ऐसी स्टेटमेंट्स जारी कर रहे हैं जिससे उनको, वो चूँकि वो खुद इस सूरत हाल को संभाल नहीं पा रहे, तो समझ रहे हैं कि जी हमें ऐसी स्टेटमेंट जारी करते हैं जिससे पता चले कि जी हमें खुद अंदाज़ा नहीं था। लेकिन ये बात भी गौर तलब है, इस पर भी ज़रूर गौर करना चाहिए कि ये यकलक दहशत गर्दी क्यों शुरू होगी। क्या कौन सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से तहरीक तालिबान वाले जो हैं वो पिछले 7-8 माह से यहाँ हमें थ्रेट भी दे रहे हैं, हमारी अफ़गानिस्तान के साथ मसाइल भी बनने शुरू हो गए हैं, और ये दहशत गर्दी के वाक़यात भी हो रहे हैं। ये बहुत अहम इंपॉर्टेंट नुकता है, इस पर गौर करना चाहिए। हम लोग फिर एक दफ़ा ट्रैप हो गए हैं, ये हम लोग जानबूझ के ये सब कुछ करने को तैयार हैं? देखिए, माजी की गलत पॉलिसियाँ जो हैं वो ज़रूर हमारे पर हैं और हम उसके असरात से अभी तक नहीं निकल पाए हैं।
तो मैं समझता हूँ कि अभी भी जैसे आपके अभी बताया उन्होंने मतीन भाई ने कि जी तालिबान एक हकीकत है और तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान है वो भी एक हमारे हकीकत ही है। वो हमारे अपने लोग हैं जो नाराज़ हैं, जो किसी वजह से, किसी पॉलिसी की वजह से, किसी दौर की गलत हिकमत अमली की वजह से वो हमारे से नाराज़ हो गए। उन्होंने बदले के तौर पर एक अलहदा ग्रुप बना के कार्रवाइयाँ करनी शुरू कर दी, लेकिन उनको सपोर्ट बैरून मुल्क से मिल रही, बाहर अफ़गानिस्तान से मिल रही है। और ये यकीनन अलार्मिंग सूरत हाल है। पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस पर सोचना चाहिए और एक मुतफ़िका लाए अमल तय करके और हमारे जो सिक्योरिटी के अदारे हैं उनके साथ खड़े होना चाहिए, ताकि मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ जाए। माशी तरक्की नहीं हो सकती जब तक दहशत गर्दी नहीं होगी। बदअमनी इस मुल्क का और अदम इस्तेहकाम, सियासी अदम इस्तेहकाम, बदअमनी जो है ये मेन वजह है हमारी माशी अदम उसकी बदअमनी की, क्यों हमारा फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान में नहीं आता। पाकिस्तान की अपनी इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो गई है बदअमनी की वजह से। लोग पैसा लगाने से जो है वो दरेक करना शुरू कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरत है कि तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर बैठें, मईशत का एग्रीमेंट करें, ज़रूर करें। सोचना चाहिए पाकिस्तान होगा तो इनकी सियासत होगी, पाकिस्तान होगा तो ये हुकूमतें आएंगी भी, हुकूमतें जाएंगी भी, हुकूमतें बनेंगी भी, हुकूमतें टूटेंगी भी। लेकिन अगर मुल्क नहीं रहेगा तो ये कहाँ हुकूमत करेंगे। हमने माजी में मिसाक जमहूरियत भी देखा था। तो उसी ज़मान साहब 2013 से 18 तक जो मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत थी उसके अंदर आप क्या समझते हैं कि हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी थी उस वक्त? हालात ठीक थे? वो जिस तरह से दावा करते हैं कि चीज़ें बहुत बेहतर थी और एकदम से एक तब्दीली लाई गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाई गई, इमरान खान साहब को बतौर प्राइम मिनिस्टर लाया गया और बाजवा साहब का जिक्र उस वक्त भी हो रहा था और अब भी हो रहा है। बेसिकली अगर आप मेरे दिल की बात पूछें तो बैक टू बैक जो हुकूमतों की सिलसिले हुए उसमें जो एक हमने पूरे अपने माशी समाजी फैब्रिक को जो डिस्टॉर्ट किया उसमें हमने करप्शन को हलाल करार दे दिया। कहते हैं करप्शन को मसला नहीं है। ये वो धागा खींचा है हमने जिससे पूरा माशी जो फैब्रिक है हमारा वो डिस्टर्ब हो गया। करप्शन कहाँ पर नहीं है मुझे ये बताएं। ठीक है, अच्छा अब उस फैब्रिक को डिस्टर्ब होने के बाद हमने देखा ये कि जो सीधे चलने का रास्ता था वो ऊपर से होते नीचे एक सोशली एक्सेप्टेबल चीज़ हो गई कि जो है टेढ़ा चलना जायज़ है। जब आप टेढ़ा चलेंगे उसके टेढ़े ही रिज़ल्ट आएंगे। ये री इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है व्हील। ठीक है, अगर आपका व्हील टेढ़ा है, ठीक है, तो आपकी पूरी गाड़ी इवेंचुअली तबाही की तरफ जाएगी, उसके सारे के सारे नट्स व्हील ढीले होंगे। लेट्स कम बैक टू सॉल्यूशंस। जो हमारी फलाह है वो हमारे रीजनल कनेक्टिविटी में है। पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल की रिसर्च के मुताबिक, जो कि पाकिस्तान का बहुत ही मौक़र रिसर्च का इदारा है, बिज़नेस हाउस है, अगर हम सेंट्रल एशिया पे फोकस करते हैं तो हमारा ट्रेड डेफिसिट ख़त्म होता है। 10 मुल्क है, ठीक है, इन 10 मुल्कों को अगर हम फोकस करते हैं तो इसमें हमारे लिए खैर है। अच्छा, अब कुछ हमारे रवाबित नहीं है इन लोगों से, कुछ लैंग्वेज के इश्यूज़ हैं और बड़े खुश कल्चर्ड लोग हैं। ये लोग प्यार करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अच्छा, मैं तालिबान का आपको बताता चलूँ, ऑल द गुड बैड एंड अगली डेज़, तालिबान ने कभी भी किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को निशाना नहीं बनाया, किसी भी फैक्ट्री को उन्होंने मिसाइल नहीं मारा। दिस फैक्चुअल ऑन द ग्राउंड। लेकिन बिजनेसमैन उसको तो हमने देखा उठाया उन्होंने जो वो वाले मामले हैं, ये फिर हमें दोबारा पीछे जाना पड़ेगा कि 70s में यहाँ से बसें जाया करती थी, अफ़गानिस्तान इंटरनेशनल बसें, जिसमें गोरे जाया करते थे। ठीक है, अब वो कहाँ से 9/11 आया, कहाँ से पाकिस्तान बीच में आया, कहाँ से जो अफ़गानिस्तान में, ठीक है, उनके तो बेसिक हॉस्पिटैलिटी थी कि जो हमारे पास आएगा हमने उसका ख्याल रखना है। वहाँ से होते होते चीज़ों को जिस तरह ड्रामाटाइज़ किया गया, जिस तरह उसे जो तबाह किया गया, चीज़ों को डिस्टॉर्ट किया गया, उसकी सज़ा जो हम आज भुगत रहे हैं। लेकिन इस चीज़ का यकीन रखें, 2 चीज़ों पे मैं कौम को गारंटी के साथ जो ये नवीद सुनाता हूँ, पाकिस्तान इंशाल्लाह डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, फुल स्टॉप। इसमें किसी को कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए।
ठीक है, तो मेरे जो अपने सहाफ़ी बरदरी है प्रेस क्लब के हवाले से भी बराए मेहरबानी ऐसी खबरें रिलीज़ करना बंद कर दें कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा है। इनकी जो ये खबर है ये डिफ़ॉल्ट करने से ज़्यादा ख़तरनाक है। नहीं, जब पाकिस्तान खबर देखें, खबर डिफ़ॉल्ट वैसे कोई नहीं देता ना, कर रहा। तौसीफ साहब, हमारे पाकिस्तान- साबिक़ प्राइम मिनिस्टर कह के नहीं थकते कि जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट हालात श्रीलंका की तरह पाकिस्तान होने- डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा। एक चीज़ उसकी जो इकोनॉमी है, हमारी जो लोगों की जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में नहीं है, वो लोग अपना खुद कमा रहे हैं, अपना बना रहे हैं, अपनी इकोनॉमी अपने रन कर रहे हैं। दूसरा, पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, मोर देन 95% इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो लोकल है, पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट है। गैर मुल्कियों ने आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं की। हमारा जो टूरिज़म है वो 100% लोकल टूरिज़म है, डायनामिक टूरिज़म है। हमारी अपनी पॉपुलेशन है, अपनी यूनिवर्सिटीज़ है, अपना पूरा इकोसिस्टम है। वी आर डायनामिक। 250 मिलियन लोगों का मुल्क है हम लोग। तो वो मिडल ईस्ट से छोटे मुल्क हैं, सेंट्रल एशिया छोटे मुल्क हैं। तो वी आर ए साइजेबल इकोनॉमी जिसे हमने खुद ही ठीक करना है, आपस में ही ठीक करना है। हमें बाहर से सरे दस्त जहाँ पे हमारे हालात पहुँचे हैं, वाइदर वी शुड नॉट एक्सपेक्ट एनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वी शुड नॉट लुक इनटू के बाहर से आके कोई हमें बचाएगा। हमने अपनी लोकल चीज़ों को ठीक करना है। और ठीक कहाँ से होना है कि हमने इकोनॉमी को ट्रस्ट देना है। इकोनॉमी को जो ट्रस्ट है, अगर वज़ीर दिफा आके देना चाहता है तो हरगिज़ ऐसा नहीं होने लगा। मतलब इसके अलावा उससे नहीं होने लगा। चॉइस भी नहीं है। यहीं से मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हो जाता है ब्रेक का। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। आप लोग देख रहे हैं रिपोर्ट्स कॉर्नर। जी नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। और मुल्क की जो इस वक्त मुआशी सूरत से भी बातचीत हो रही है, लेकिन अब मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी सियासी सूरत इसलिए डिस्कस कर लें मतीन साहब आपसे कि हमने देखा कि 11 तारीख को आपको पता है कि एतमाद का वोट लेना था। फिर अब 9 जनवरी को जो है इजलास पंजाब असम्बली का बुला लिया गया है। पंजाब इस मुल्क का एक बड़ा सूबा है और पंजाब के अलावा आपको पता है जब पंजाब के अंदर चीज़ें ठीक नहीं होंगी, डिस्टर्बेंस होगी, तो मुल्क की मामलात भी ठीक नहीं चल पाएंगे। ये वो सियासी अदम इस्तेकाम है जो हमें पंजाब के अंदर भी नज़र आ रहा है और पिछले कई महीनों से नज़र आ रहा है। तो इसमें आप कैसे देखते हैं कि आने वाले दिनों में हालात किस तरफ जा रहे हैं और चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही साहब ही रहेंगे कि कोई तब्दीली आने वाली है? जी देखिए, बड़ा अहम सवाल है आपका। और अभी जहाँ तक कब तक के हालात हैं और तमाम तर इशारे हैं, पॉलिटिकल सियासी इशारे, वो यही शो कर रहे हैं कि परवेज़ इलाही वज़ीर आला रहेंगे, चूँकि उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बाज़ गुज़िश्ता माह इंतहाई अहम तरीन मुलाकातें हो चुकी हैं, जहाँ से उन्हें मुकम्मल तौर पर उन्हें थपकी भी दी गई है। इसका मतलब है कि परवेज़ इलाही साहब रहेंगे। और मतलब ये बात भी तय है कि न्यूट्रल्स नहीं है। जी, न्यूट्रल्स नहीं है। और जो है ये सिर्फ महज न्यूट्रल होने का काम नहीं है। देखिए, चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं वो किसी भी हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट के आला अहदेदारान हैं उनसे मिल सकते हैं, उस पर कोई कबात नहीं है, कोई वो अपोजिशन के रहनुमा नहीं है। और आपका ये सवाल कि पंजाब में ये जो सियासी अखाड़ बिछाड़ है, जो इसे खिलाड़ा इस वक्त बनाया हुआ है, इसे हमें फौरी तौर पर सेटल करना है। और इमरान खान साहब ने जो फ़ैसला किया पंजाब असम्बली को तहलील करना, और वहाँ पे जो जितने भी उन्होंने कोई 10 मरतबा तो वो इस स्टेटमेंट जारी कर चुके कि मैं अगले हफ्ते करने जा रहा हूँ, मैं अगले हफ्ते करने जा रहा हूँ। तो ये भी शो करता है कि पीटीआई के अंदर ख़ुद इस नुक्ते के ऊपर इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे उनके जो लॉ मेकर्स हैं वो 6 माह के लिए इस वक्त सड़कों पर नहीं आना चाहते। पीटीआई के कई सीनियर रहनुमाओं ने और इंक्लूडिंग परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब को मशवरा दिया था कि ये पंजाब जो है उनके पास बहुत बड़ा कार्ड है, और अगर इसको वो लूज़ कर देते हैं तो गवर्नमेंट उनके ख़िलाफ़ खौफनाक क्रैक डाउन करेगी, मुकदमे करेगी। लिहाजा गवर्नमेंट से बाहर जाना वो नुकसानदेह है, वो घाटे का सौदा है। लेकिन खान साहब को कोई समझ नहीं आ रही थी। खान साहब के जो करीबी मावनीन और मुशीरान हैं वो उन्हें बिल्कुल पॉलिटिकली उनको मरवाने पे तुले हुए हैं। तो खान साहब को भी अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना है। अगर अगले 5-6 माह और हैं, अगर अक्टूबर तक या अगस्त तक 7-8 माह बनते हैं, अगर उस वक्त जाके इंतखाबात होने तो इन्हें कुछ डिलीवर करना होगा। और अगर इंतखाबात उससे पहले होने, जिस तरह की बातें अभी चल रही हैं कि कोई टेक्नोक्रेटिक सेटअप आ जाएगा, तो फिर अगर कोई ऐसा सेटअप आना है तो वो खौफनाक एहतसाब भी करेगा, वो मैशत को भी ठीक करेगा, वो पॉलिटिशियंस के मतलब अंदर। आपको लगता है कि ये सब कुछ होगा? जी, इन लाइन्स के ऊपर गौर किया जा रहा है।
तो अगर ऐसी सूरत बन जाती है और जिस तरह से खान साहब आपने खुद भी कहा कि कई दफ़ा अनाउंस कर चुके हैं, लेकिन उनकी कोई भी बात जो उन्होंने कही वो पूरी ना हो सकी अभी तक, तो फिर खान साहब किधर स्टैंड करेंगे? खान साहब इस पॉलिटिक्स वक्त किधर है? सियासी एतबार से बिल्कुल जिसे कहते हैं ग्राउंड ज़ीरो पे खड़े हैं। उन एक अपने आप को उन्होंने एक जिसे कहते हैं तारीख और बंद गली में अपने आप को ला खड़ा किया, और सिर्फ अपने मुशीरान की वजह से। और अगर ये टेक्नोक्रेटिक सेटअप के ऊपर बात हो जाती है तो फिर इंतखाबात आपको 2023 में होते हुए नज़र नहीं आएंगे। ये जो सेटअप है कम अज़ कम भी 1 से 1.5 बरस चलेगा, और इसमें मईशत के हवाले से अहम तरीन फ़ैसले किए जाएंगे, कुछ मुश्किल तरीन फ़ैसले होंगे, सख्त और कड़ा एहतसाब होगा, और उसके साथ साथ सियासी और माशी इस्लाहात भी होंगी। सियासी इस्लाहात आपकी हो नहीं सकी, इलेक्शन कमीशन के अंदर आपकी रिफॉर्म्स होनी थी और बहुत सारी चीज़ें होनी थी। तो अगर ये टेक्निकल सेटअप आ गया, इसके लिए भी तमाम तर स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको एतमाद में लिया जाएगा, और उसके बाद ये सेटअप बना दिया जाएगा। अगर ये बन गया इस वक्त और कोई मुतफिक होगी तमाम इस वक्त PDM की जमातें, और जिस तरह के कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की भी बाज़ इंतहाई अहम मुलाकातें होने वाली हैं, अगर वो मुलाकातें उनकी अगले आने वाले दिनों में हो गई और इस निगरान सेटअप के ऊपर वो भी इत्तफाक कर गए, तो फिर मैं ये समझता हूँ अगर उस निगरान सेटअप के लिए जो रोड मैप बनाया गया है, अगर उसी तरह उसके ऊपर अमल दरामद किया गया, मौशी इस्लाहात की गई, सियासी इस्लाहात की गई, इलेक्शन कमीशन की इस्लाहात की गई, आपके बाद इंतहाई अहम सिक्योरिटी के फ़ैसले किए जाएंगे, तो अगर ये सारी चीज़ें ठीक हैं तो फिर यकीनी तौर पे इस निगरान केयर टेकर सेटअप से यकीनी तौर पे मुल्क को कुछ ना कुछ इस्तेहकाम मिलेगा। आमिर भट्ट साहब, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैं कल ही सुन रहा था, बल्कि आप लोगों ने भी सुना होगा, उन्होंने कहा जी कि किसी भी किस्म के और सेटअप को नहीं मानते या नहीं काबिल कबूल नहीं है। अगर इस तरह का कोई सेटअप आ जाता है जिसका जिक्र मतीन हैदर साहब ने किया, और खान साहब फिर किधर खड़े होंगे? एक दफ़ा फिर सड़कों पे आ जाएंगे, या उनके पास इसके अलावा ऑप्शन क्या होगा मासूए मानने के? देखिए, खान साहब जो है ना वो जैसा कि अभी बताया मतीन भाई ने, बंद गली में चले गए, और उनकी सियासत जो है वो इस वक्त उनको भी समझ नहीं आ रही कि उन्हें किस साइड पे जाना है, क्योंकि तकरीबन मैं समझता हूँ कि उनके जो मशीर हैं, जो पहले पुराने सियासी वर्कर भी रहे हैं, वो उनसे अलहदा हो गए हैं, और वो उनके साथ मशावरत में शामिल नहीं होते, और वो नए लोग जिन्होंने पहले उनकी हुकूमत के दौरान गलतियाँ करवा के उनको इस स्टेज तक पहुँचाया, वो आज भी उनकी मशावरत में शामिल हैं। तो इस लिहाज से खान साहब एक बंद गली में दाखिल हो गए हैं और उनको निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर पहली बात तो ये है कि हमें आइन में गुंजाइश पैदा करनी होगी इस किस्म के सेटअप की। जब तक इलेक्शन होंगे तब तक खान साहब को आधे लोग छोड़ के जा चुके होंगे। देखिए, वो तो इलेक्शन का प्रोसेस जब शुरू होगा, जो इलेक्शन का प्रोसेस जब शुरू होगा तो उस वक्त की सिचुएशन और होगी। लेकिन जो आप जिस उसकी सेटअप की बात कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास आइन में गुंजाइश मौजूद नहीं है। हमें आइन के लिए वो तब्दीली करनी पड़ेगी, या फिर हमें फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट को तशरीह करवानी पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट से तशरीह करानी पड़ेगी इस बात की कि जी किस तरह, क्योंकि 30 निगरान सेटअप को 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने हैं, ये हमारी आइनी तौर पर पाबंदी है उसके ऊपर। तो अगर फिर सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन करती है और वो कोई ऐसा फैसला जारी कर देती है, या एहतसाब का कोई ऐसा अमल शुरू हो जाता है जो कड़ा एहतसाब होगा, जिसमें किसी की बचत नहीं होगी, जिसमें सिर्फ हुकूमत के लोगों को फेवर नहीं दी जाएगी, बल्कि तमाम लोग एक ही शिकंजे के अंदर आएंगे और वो उनके साथ प्रॉपर तरीके से जो है वो निपटा जाएगा, तो फिर ये प्रोसेस पाकिस्तान की आवाम को भी पसंद आ जाएगा। वो कहेंगे ठीक है, हर बंदे ने जिसने गलती की है, जिसने करप्शन किया है, जिसने बदनवानी किया है, जिसने हमारे हम पे जुल्म किया है, अगर वो सारे के सारे शिकंजे में फिट हो रहे हैं तो फिर पाकिस्तान की आवाम भी उनको पजीराई बख्शेंगे। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब को बड़ा सोच समझ, और ये तो बिल्कुल खान साहब को सूट ही नहीं करता। खान साहब को तो ये पिछले 8 माह है, ये उन्होंने बड़ी मुश्किल से गुजारे हैं इक़्तिदार के, वो जो उन्होंने इक़्तिदार के मज़े लिए, अब उनको एक रात भी वो चैन से नहीं रहने दे रहा। और कहाँ आप 2-2.5 साल की जो है टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, खान साहब को बिल्कुल सूट नहीं करता। तो तौसीफ साहब, अगर कोई टेक्निकल सेटअप आ जाता है, बिलफर्ज आ जाता है, कोई टेक्निकल तरीके से चीज़ों को हैंडल करके कोई अमेंडमेंट कर दी जाती है आइनी तौर पर, तो हमारी जो इकनॉमिक सिचुएशन है उससे आपको लगता है कि उसमें कोई एतमाद पैदा होगा लोगों में और चीज़ें बेहतर होंगी? जब एक चीज़ की कानून में गुंजाइश नहीं है तो हमें कोई नज़रिया ज़रूरत एक दफ़ा दफन हो गया तो उसे दफन ही रहने देना चाहिए। सो लेट इट बी दैट वे। कोई सुपर नेचुरल सलूशन नहीं है चीज़ों का, ठीक है। अब इसके बेसिकली जितनी सियासी हिलजुल हो रही है, या इसको हम पीछे हट के अगर चीज़ों को देखें ना, तो अगेन ये कुछ कल्चरल इश्यूज़ हैं, ठीक है, जिसने हमें तबाही की तरफ लेके गए हैं। मैं कई दफ़ा देखता हूँ, सोचता हूँ
तो जो चीज़ मुझे नज़र आती है, ये सारे के सारे मसाइल जो हैं तरबियत के हैं। अब हमारी पोलिटिकली तरबियत ही नहीं हुई। अब जो जहाँ पे हम पहुँचे हुए हैं, इसमें अगर आप कहते हैं टेक्नोक्रेट सेटअप एंड ऑल दैट, ये 2-3 महीनों का सिलसिला नहीं है। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस जहाँ पे कौमें बनती हैं। जो मेरी हम्बल सबमिशन ये होगी कि जो हम CSS के एग्ज़ाम करवाते हैं ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ CSS का एग्ज़ाम ले जाएं टीचर्स के लिए और किंडरगार्टन के टीचर्स के लिए, और उन्हें पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा तनख्वाहें वहाँ पे दी जाएं। वहाँ पे तो उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हमें जब बेहतर, अभी जो फ़ारिग होता है वो उस्ताद बन जाता है, तो जो वो सिलसिला कि जहाँ पे हमारी बुनियाद सही रखी जा सके, तरबियत जो है वो ठीक हो सके। आज के जब हम अपने बेहतरीन दिमागों को अपने किंडरगार्टन पे ले आते हैं, इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में हमारा जो इंजीनियर है वो सड़क सही बनाएगा, हमारा जो जज है वो सही फ़ैसला देगा, हमारा जो पॉलिटिशियन है वो अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करेगा। तो नज़रिया ज़रूरत फुल टाइम जो है वो दफन हो जाएगा। उन्हें पता है कि यही सीधा रास्ता है, सच बोलने में फला है, हमने अपने आप से भी सच बोलना है। और अक्सर आपने देखो, एक हमारे यहाँ कल्चर है, जितने हम पेट्रोल पंप से जाते हैं वो कहते हैं आप मीटर रीड कर लें, ये कल्चर बन गया है। मैं उनसे अक्सर पूछता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है, वो बताते हैं मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। मैं क्या, जब आप अपना नाम मोहम्मद हुसैन बता रहे हो, क्या मुझे ये मुनाजेब देता है कि मैं आपका मीटर चेक करूं कि मीटर पूरा है कि नहीं है? तो ये वो छोटे, आप कभी भी बड़े बड़े पत्थरों से नहीं गिरते, हमेशा आप पेबल्स पे स्लिप होते हैं। तो जो हमने अपने जो पेबल्स हैं उन्हें क्लियर करना है, ठीक है। अब यही जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हम इसमें आप यकीन करें कि मैंने पॉलिटिकल डिस्कशंस मुद्दत हुई देखना छोड़ दिया है। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर वर्किंग इन रीजन्स, बीइंग मेंबर ऑफ इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हम लोग सेंट्रल एशिया में काम कर रहे हैं, ईरान में काम कर रहे हैं, ठीक है। ये वो मुल्क हैं कि जहाँ पर हमें एक्टिविटी नज़र भी आती है, हमारे लिए रेवेन्यू भी है, हमारे लिए खैर भी है। आपको बताते चलूँ, 14,000 बच्चे पाकिस्तान के किर्गिस्तान में मेडिकल की तालीम हासिल कर रहे हैं। उन्हीं से एक बच्चे ने वहाँ पे एयरलाइन इस्टेब्लिश की है जो कि रीजनल कनेक्टिविटी दे रहा है। तो जो हमारी खूबसूरत अमेजिंग इकनॉमिक सक्सेस की एग्जांपल्स हैं, हम उन हीरोज़ को समहाउ मिस करें और अपना एयर टाइम जो एक न्यूसेंस है कि अब कौन सा मुर्गा ज़्यादा बोला, कौन सा कम बोला, ठीक है, क्या हमारी जो उसके ऊपर हमारी डिस्कशन से ज़्यादा हो रही है। सो प्रॉबली एक यकीनन इसमें रोल मीडिया का है कि जो बराए मेहरबानी हमें जो फ़ॉरेन सपोर्ट नहीं चाहिए, प्लीज़ नहीं चाहिए। अगर अमेरिका हमें कोई फेवर देना चाहता है, जेन्युइनली फेवर देना चाहता है, मेहरबानी हमें हमारे हाल पे छोड़ दें, इससे बड़ी फेवर हमें नहीं चाहिए। तो छोड़ना ही नहीं चाहते ना वतीर साहब, हमारी तरबियत कौन करेगा, कैसे करेगा, क्या हमारे पास प्लान क्या होना चाहिए इसके लिए? देखिए, बड़ा अहम नुकता तौसीफ साहब, उस वक्त भी मैं ये कमेंट कर रहा था कि बहुत अहम और हसास तरीन ये नुकता है कि इस वक्त हमारी तरबियत होनी है, और चाहे वो यंग ऑफिसर्स आ रहे हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं, सिविल सर्विस के टीचर्स हैं, पुलिस अफसरान हैं। आपने अभी देखा इस्लामाबाद में हर तरफ खबर थी कि 1600 असामियों के लिए 1300 असामियों के लिए 1300 असामियों के लिए 32,000 से ज़ायद कैंडिडेट्स आए। क्या उनके अंदर किसी किस्म की कोई एबिलिटी है? क्या वो पुलिस का क्राइटेरिया पास उस तक पहुंच सकते हैं? हमें पुलिस के रवैये को देखना है, हमें सिविल सर्वेंट्स के रवैये को देखना है, हमें सुई गैस और वबडा के जो मुलाजमीन हैं उनके कंडक्ट को देखना है। तो ये सारी तमाम तर चीज़ें हमारे जो तालीमी इदारे हैं उसके अंदर ठीक हो सकती हैं, और तालीमी इदारे उस सूरत में ठीक हो सकते हैं जब राइट टीचर फॉर द राइट एजुकेशन वहाँ पे होगा। और सिर्फ महज BBA, MBA और BS की डिग्री नहीं देनी, हमने इस कौम की, इन बच्चों की हमने तरबियत करनी है। अगर मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, अखलाकी कदरें नहीं हैं, किसी भी शोबे के असूल नहीं हैं, कुछ करैक्टरिस्टिक्स नहीं है, इस वक्त आप जामियात के अंदर आप जिस वक्त जो अखलाकी माहौल बना हुआ है वो यहाँ पे हम बयान नहीं कर सकते। और जो बच्चे बच्चियाँ पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद वो जिस भी शोबे के अंदर आ रहे हैं, तो जिसे कहते हैं, आप माशाल्लाह एक एंकर हैं, तौसीफ साहब हैं, ये मेरे साथ भट्ट साहब बैठे हुए हैं, हर शोबे के असूल हैं, कुछ जो है वो प्रोफेशनल वैल्यूज़ हैं। वो ये वैल्यूज़, क्या वो डॉक्टर अपनी प्रोफेशनल वैल्यूज़ को सामने मद्देनज़र रख रहा है? क्या एक लायर जो है वो वैल्यूज़ को मद्देनज़र रख रहा है? क्या एक गवर्नमेंट ऑफिसर जो है, पर्टिकुलरली सिविल सर्वेंट, क्या वो अपनी ड्यूटी के साथ इंसाफ कर रहा है? तो बहसीत एक कौम इस माशरे को तेज़ाब से धोने की ज़रूरत है।
बहुत गहरा अल्लाह इनकलाब लाना होगा और उसके बगैर किसी किस्म का सियासी इस्तेकाम, मौशी इस्तेकाम, आपकी मुल्क के अंदर बढ़ती हुई इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी, ये तमाम तर चीज़ें इसके पीछे बड़े अवामिल हैं। जब तक हम उन अवामिल को एड्रेस नहीं करेंगे, एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का जो टेरिटरी और एरिया, वहाँ पे स्कूल ही नहीं है, वहाँ पे अस्पताल ही नहीं है, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, और स्कूल है तो उसका टीचर नहीं है, वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? आज आप देखें बहुत सारे बच्चे जो इस वक्त बलूचिस्तान से इस्लामाबाद की जामियात में आ रहे हैं, उनसे जब इंटरव्यूज़ किए जाते हैं, पूछा जाता है, तो इंतहाई पसमानदा पस मंज़र है। तो हमें इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए पहले कनेक्टिविटी, इनका भी तस्वर है बहुत अच्छा, मुल्क के अंदर कनेक्टिविटी करनी है, बलूचिस्तान के अंदर से शोरश ख़त्म करनी है, हर तरफ वहाँ पर वसाइल देने ताकि लोग किसी किस्म का एहसास महरूमी का शिकार ना हो, स्कूल बनाने, अस्पताल बनाने, रोज़गार के मौक़े देने, उन इलाकों को जिनको हम माजी में नज़रअंदाज करते आए उनको हमने तवज्जो देनी है। पंजाब में महज तवज्जो लाहौर पर नहीं देनी, पूरे पंजाब का यकसा हक है। और इसी तरह हमारी जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उन सब के साथ आज साउथ और नॉर्थ वज़ीरिस्तान में हर रोज़ एक फ़ौज का इनकाउंटर हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि वहाँ पे शोरश अभी भी बाकी है। आपने उनको सेटल डिस्ट्रिक्ट KPK का तो बना दिया, लेकिन वहाँ पे जो डेवलपमेंट होनी थी, माशी और इक़्तिसादी डेवलपमेंट होनी थी, वो आज तक नहीं हो सकी। मतीन ताहिर साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आप नेशनल प्लेयर। इस्लामाबाद में आए, मैं आपका एक दफ़ा फिर बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। आमिर भट्ट साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर, हमने कोशिश की कि आज हम लोग इकोनॉमिक सिचुएशन को भी डिस्कस कर सकें और सियासत पॉलिटिक्स को भी डिस्कस कर सकें। तौसीफ ज़मान साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा। हमने कोशिश की आज भी इस प्रोग्राम के अंदर कि हम लोग जो इस वक्त हमारी जो पोलिटिकल सिचुएशन है वो भी आपके सामने लेके आएँ और जो हमारी मौशी सूरत हाल है वो भी आपके सामने रखें, ताकि हमें पता चल सके कि हम लोग इस वक्त कहाँ पर खड़े हैं और आने वाले हालात हमारे लिए कैसे हो सकते हैं, और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा, ताकि चीज़ें हमने ख़ुद ठीक कर दी हैं। जिस तरह से तौसीफ ज़मान साहब ने फरमाया कि हमें किसी की मदद नहीं चाहिए, कोई हमारी मदद करेगा भी क्यों, और अगर कोई करेगा तो उसके अपने मफादात होंगे। तो हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपनी मदद आपके तहत आगे बढ़ना है, तभी चीज़ें बेहतर होंगी पाकिस्तान के हक़ में। अपने मेज़बान कैसर खान तनोली को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।